अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो नया बयान ट्रुथ फॉर सोशल पर जिसमें उन्होंने कहा कि 1000 मिसाइल ईरान का रुख किए हुए हैं और साथ ही उनका ये कहना था कि उनके कत्ल या इक़दाम कत्ल अगर किया गया तो फिर ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, क्योंकि इस किस्म के जो अहकामात हैं कि ईरान को तबाह कर दिया जाए ज़रूरत पड़ने पर, वो पहले ही वो जारी कर चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि उन्होंने यानी सदर ट्रंप के उस बयान की तरदीद की है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए कहा है, जबकि उनका ये कहना था ईरान का कि जो सालिस हैं उनका जो दौरा ईरान है यानी कतरी सालिस वो कबूल किया था और हरगिज़ अमेरिका से किसी मज़ाकरात की रिक्वेस्ट नहीं की गई। अब ये जो मामलात हैं इंतहाई कशीदा भी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर सेक्रेटरी एंड फॉर्मर एम्बेसडर एजाज़ अहमद चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। एजाज़ साहब, मामलात तो ऐसे लगते हैं जिस किस्म के बयानात अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आ रहे हैं कि जैसे अमरीका फुल स्केल वॉर के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। मुझे नहीं लगता जी वो फुल स्केल वॉर कर सकते हैं। ये याद रखिए कि 40 दिन पूरा जोर लगा लिया, जितने इनके पास एमुनेशंस थे, मिसाइल थे, सारे खर्च कर लिए, इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल कर लिए। अब तो काफी वक्त उनको चाहिए था उसकी तैयारी में। मुमकिन है कुछ हिस्सा उन्होंने बना भी लिया हो, लेकिन ये क्या गारंटी है कि अब वो जीत जाएंगे? जो 40 दिन नहीं कर सके वो अभी कर लेंगे, कोई गारंटी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि वो जंग करना चाहेंगे। उस जंग का नतीजा फिर वही होगा, बल्कि और ज्यादा उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है इसराइल की तरफ से, और किसी हद तक इसराइल का दबाव काम भी कर गया है, क्योंकि लेबनान में तो कम से कम लेबनान की हद तक तो आपने देखा कि इसराइल ने उनकी बात नहीं मानी अमेरिका की जी। तो उस तरह मुझे यही नजर आ रहा है कि अमेरिका जंग नहीं करेगा, और इस तरह धमकियां तो चलती रहेंगी ताबकते के नवंबर आ जाए और डोनाल्ड ट्रंप साहब इसी तरह विक्ट्री डिक्लेयर करते रहें ताकि अपने इलेक्शंस गुजार दें। लेकिन मसला तो ज्यादा नेतन्याहू साहब का है, क्योंकि वो तो जंग करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं अमेरिका जंग करे, उनको ख्वाहिश है इस बात की, क्योंकि वो उनके भी अपने इलेक्शंस आने हैं अक्टूबर में, और अगर वो जंग नहीं करते हैं तो वो तो शायद हार जाए अपने इलेक्शंस में। तो इस वजह से उधर ज्यादा ख्वाहिश और तलब है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो अब कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, जो वो आज से यानी 4 महीने 5 महीने पहले था। अब तो वो कहीं कॉन्फिडेंट ज्यादा नजर आ रहा है, पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया ये फ्यूनरल प्रोसेशंस के जरिए। तो अब तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी आपने देखा कि जिस अंदाज से ईरान एक्शन ले रहा है, तो मैं कम से कम उस तरह की बड़ी जंग नहीं देख रहा जी। अच्छा, तो एजाज चौधरी साहब, अगर ईरान का हम जिक्र करें, और आपने कई बार कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरी जंग के अंदर एक लेवरेज के तौर के ऊपर ईरान के पास आया और बहुत उसने जिस अंदाज से इसको इस्तेमाल किया, अब जिस तरह से इस मुफाहमती याददाश्त के बाद, क्योंकि एक इंटरप्रिटेशन ईरान की अपनी, अमेरिका की अपनी, वो चाहता है कि हॉर्मुज खुल जाए फौरी तौर पर, किसी किस्म की कोई टोल चार्ज नहीं हो। ईरान चाहता है कि जब तक एक कोई प्रॉबली 60 डेज ना गुजर जाए, ना कॉम्प्रिहेंसिव डील इज़ रीच, और उसी में ये फैसला होगा। आपको लगता है कि ये ओवर स्ट्रेच हो सकता है ईरान की तरफ से टू यूज़ दिस एज ए लेवरेज एट अ पॉइंट? जी, मेरा ख्याल है कि जी ईरान ने ओवर प्ले किया है अपना हाथ। देखें, इस वक्त ईरान को ये फायदा हो रहा था कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान पहली बार एक दरार पैदा हो गई थी। अभी मैं देख रहा था रो खन्ना वहाँ वेस्ट बैंक में गए हुए थे, तो बड़ी वहाँ पे सेटलर्स ने हमला कर दिया उन पे और बड़ा वो तलखी हुई। तो वो कह रहे थे कि डेमोक्रेट्स में खाली अमेरिका में इसराइल की जो रेटिंग है 2018 में 59% से अब 22% आ गई है। तो अमेरिका में पहली बार ये दरार पड़ रही थी, तो ईरान को तो चाहिए था ना इस दरार को मजीद एक खलीज बना दे। दूसरा ये है कि खलीजी रियासतें जो हैं उनके साथ ईरान, उनको पहली बार ये एहसास हो रहा था कि अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला हमारे लिए काम नहीं कर रही, हमें ईरान के साथ मिलकर रहना होगा। तो अब जब ईरान ने सऊदी अरब के उसके ऊपर भी हमला कर दिया, कतर पे भी हमला कर दिया, तो आप देखें ना कि उन्होंने इसराइल और अमेरिका को इकट्ठा ले आए, नजदीक कर दिया एक दूसरे के, और खलीजी रियासतों को भी शक में डाल दिया।
صحیح. تو یہ کیا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز تو یہی موجود تھی. ٹھیک ہے، ایم او یو کے پیراگراف 5 میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کی ارینجمنٹس کریں، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ کون سی چینل یوز کریں. وہ تو کھلا رکھنے ہیں نا چینل. صحیح. اگر وہ عمان والے کے قریب سے گزر رہے ہیں تو گزرنے دیجیے. یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران نے یہ تھوڑا سا اوور پلے کیا ہے. ایران کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں تھیں کیونکہ انہوں نے وہ جنگ نہیں شروع کی تھی، ان کے اوپر جنگ امپوز ہوئی تھی اور وہ جنگ اچھی لڑی تھی. لیکن یہ میرا خیال میں یہ اوور پلے کیا ہے یہ والا ہاتھ. جی اچھا، تو اب آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ ہے، کچھ خبریں ہیں کہ مذاکرات دوبارہ سے شروع ہوں گے جو کہ ہو جانے چاہیے تھے 1-2 ہفتے کے بعد، تکنیکی مذاکرات جو ہونے تھے. اب کیونکہ بیانات امریکی صدر کے بڑے مختلف آتے ہیں، سم ٹائمز ہی بلیوز کہ ایم او یو ختم ہو چکا ہے، ہی از ناٹ پارٹ آف اٹ، سم ٹائمز ہی از ریڈی ٹو ڈو دا نیگوسیشنز. اب اسی ایم او یو کے تحت یہ مذاکرات ہوں گے، انہی تمام چیزوں پہ that has been agreed upon in the MOU، یا اثر نو یہ سب کچھ سلسلہ شروع ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل اثر نو نہیں ہوگا. اسی کے اوپر بات چیت چلے گی. اور یہ جو منجمد قسم کے تنازع ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ امن کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ یعنی ٹاک فائٹ جو ہے یہ والا سلسلہ چلتا رہے گا. تو میں تو نہیں دیکھ رہا کہ ایم او یو سے وہ ہٹیں گے. دونوں صورتوں میں دونوں پارٹیز کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے اس کے اوپر بات چیت میرے خیال میں تھوڑی بہت جو ہے وہ چلتی رہے گی. اور پھر میڈیٹرز بھی کوشش کریں گے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں پوری کوشش، دونوں میڈیٹرز جو ہیں، پاکستان بھی اور قطر بھی. لیکن ایران نے یہ جو قطر کے جہاز پہ بھی اٹیک کیا ہے تو اس سے ذرا تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی ہے. لیکن میرے خیال میں بات چیت جاری رہے گی. جی کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے اسرائیل از اے اسپوائلر، اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ لبنان کے اندر بھی وہ جو کچھ امریکہ کی بات نہیں مانتے نظر آ رہا. کیا بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایران کی جو پوری پاپولیشن ہے وہ ایک ریزالو نظر آتا ہے، وہ متحد بھی ہو گئی ہے، لیکن کیا جو آئی آر جی سی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دے آر ہارڈ لائنرز، اور ان کا ایک بالکل مختلف موقف ہے، یا وہ شاید اس ڈیل سے اتنے زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے، اسی لیے کبھی کبھار جو آپ نے قطر کے ٹینکر کا ذکر کیا وہ کر گزرے وداؤٹ ریئلائزنگ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دا اسٹیٹس آف دی ایم او یو؟ جی دیکھیں، یہ پاور سینٹرز ہر ملک میں ہوتے ہیں، ایران میں بھی ہیں. اور پاسداران انقلاب تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جیتی بھی انہوں نے ہی ہے، اور ان کے راہبر کو اور اس کے پورے خاندان کو جس طریقے سے مارا گیا ہے تو وہ میرے خیال میں اس کے بدلے کے لیے، اس کے انتقام کے لیے آوازیں بھی اٹھی تھیں، آپ کو پتہ ہے، فیونرل میں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ان کو یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہی ہمارے پاس اب یہ واحد گارنٹی رہ گئی ہے. ہمیں کوئی آ کے باہر سے گارنٹی نہیں دے گا، نہ چین دے گا، نہ روس دے گا. ہمیں فیوچر میں امریکہ کے اٹیکس روکنے کے لیے، اسرائیل کے اٹیک روکنے کے لیے ہمیں اسٹریٹ آف ہرمز کو ہر صورت میں قابو میں رکھنا ہے. یہ ادھر تھنکنگ چل رہی ہے ایران کے اندر، اور اسی وجہ سے اس کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ان کا خیال ہے یہ ہماری سیکیورٹی لائن ہے، اس کے اوپر ہم آج سے جو سیٹ کریں گے رولز، وہی رولز آئندہ بھی چلیں گے. اور اس کی وجہ سے ایران کو ایک قسم کا پرماننٹ پیس جو ہے وہ مل جائے گا کہ کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا. کیونکہ حملہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ پوری دنیا کی اکانومی بھی خراب ہوگی، خلیجی ریاستوں کو بھی مسائل ہوں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایران یہ اپنا ہاتھ اوور پلے کر رہا ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہے وہاں پہ کم از کم جو ان کے پاسداران ہیں یا ان جیسے سیگمنٹس کا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری الٹیمیٹ گارنٹی ہے، یہ اسٹیٹ، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر الٹیمیٹ گارنٹی آبنائے ہرموز اگر وہ سمجھتا ہے ایران ہے، تو واٹ اباؤٹ دا نیوکلیئر فائرز؟ کیونکہ وہ جو جوہری مذاکرات ہیں وہ امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہرموز نمبر 1 پر آ گیا اور امریکہ کا فوکس بھی یہاں پر زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جوہری ہتھیار پر بات ہوگی؟ جی میرا یہی خیال ہے جی کہ ایران نے تو بڑی شروع میں ہی جنگ کے، اور جب سیز فائر ہوا تو یہ پوزیشن لے لی تھی کہ پہلے ہم پانیوں کا مسئلہ حل کریں گے، پھر نیوکلیئر پہ آئیں گے. تو گویا نیوکلیئر تو پسے پشت پڑ گیا. ابھی میں کچھ دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ جی وہاں پہ ایرانیہ کی کچھ نیوکلیئر سائٹس پہ دوبارہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران جو ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے جا کے اب نیوکلیئر ڈیل کرے گا. اب وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح پہلے اس نے نیوکلیئر ڈیل کی تھی انڈر ڈیورس، انڈر
ट्रिमेंडस प्रेशर। Okay. अब उस पर प्रेशर कम हो गया है, अब प्रेशर शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए ईरान जो है मुझे लगता है कि न्यूक्लियर डील पे बाद में जाएगा, पहले बाकी मामला तय करेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी एक वफ्द के साथ कोट लखपत गए, जहां पे असीरान से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने इसके हवाले से तफसील भी लिखी। आप सब जानते हैं कि नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत, जिसमें पुराने तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी शामिल हैं, और उनका ये मानना है कि किसी न किसी तरह एक डायलॉग का आगाज़ होना चाहिए, सियासी टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन अभी तक देखा जाए तो किसी किस्म की उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब कल जो कोट लखपत के असीरान से मुलाकात हुई है, उसमें महमूद मौलवी साहब भी शामिल थे, और महमूद मौलवी साहब के लिए फवाद चौधरी साहब गुज़िश्ता हमारी इसी प्रोग्राम की नशिस्त में बड़ी अहम बात करके गए थे। तो आज उन्हीं को हमने दावत दी है, वही इन फोकस हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। महमूद मौलवी साहब, अब तो हम ये जानना चाहेंगे कि कोट लखपत के असीरान से जो आपकी मुलाकात हुई वो कैसी रही, उसके मकासद क्या थे, और किन किन से मुलाकात हुई आपकी? बेसिकली हम कल गए थे, हमारे जो है बेसिकली शाह महमूद कुरैशी थे और चौधरी साहब थे, महमूद रशीद साहब थे। चौधरी साहब अस्पताल गए हुए थे, तो उनसे फ़ोन के ऊपर बात हुई थी। वो अस्पताल में गए थे चेकअप के लिए, क्योंकि उनका कुछ किडनी के इश्यूज हैं। इजाज़ चौधरी ठीक है साहब ना? की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, एजाज चौधरी साहब जो है फ़ोन के ऊपर उनसे बात हुई, और जो है मगर वो जो महमूद रशीद थे और शाह महमूद कुरैशी साहब थे, काफ़ी डिटेल में बैठ के बात हुई, बहुत से इश्यूज के ऊपर बात हुई, ख़ास तौर पे कि पीटीआई की क़यादत पे बात हुई। कि इन सब का देखें कहना ये था कि इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है, वो भी देखें बहुत अच्छे वकला ज़रूर हैं, बहुत अच्छे बैरिस्टर हैं, मगर देखें पॉलिटिशियन होना भी तो ज़रूरी है। उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमने शाह साहब को तजवीज़ दी, क्योंकि शाह साहब के कुछ 1-2 केसेस ही रहते हैं, बाकी तो सब में वो एक्विटल हो चुका है उनको। 1 केस रहता है या 2 केस, सही। तो जो है नज़दीकी में उनके तारीखें हैं। तो हमने उनको तजवीज़ दी कि देखें जी, आप जब बाहर आएँ तो आप जो है, क्योंकि देखें ऑलरेडी आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, सही। तो आप लीड लें। एंड बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, बीइंग एन एक्स फॉरेन मिनिस्टर, देखिए उनका तजुर्बा और दूसरों का तजुर्बा में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका मेरे ख्याल से 30-35-40 साल से उनका करियर पॉलिटिक्स में रहा है, उनके वालिद साहब पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो ही इज़ गॉट अ बिग पॉलिटिकल करियर। तो हमने उनसे ये कहा कि जी आप आएँ और आप लीड लें और आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएँ, मफ़ाहमत की तरफ, जिसमें उन्होंने और महमूद रशीद साहब उन्होंने बिल्कुल एग्री किया कि जी जो है हम खुद चाहते हैं मफ़ाहमत। हमने पहले भी ख़त लिखा था, सही। और हम जो है एक ख़त और लिख देंगे कि देखें जी, मफ़ाहमत की सियासत होनी चाहिए। ये मुज़ाहमत की सियासत करके हर तरीके से देख चुके हैं, एंड दे हैव सक्सीडेड नथिंग। देखिए ना, बोलना और बात है, मेरे ख्याल से अब तो 3 साल हो गए, सही। इन्होंने हर तरीका करके देख लिया। अच्छा, लेकिन महमूद मौलवी साहब, वो तहरीक इंसाफ हर तरीका कार उसने अपना लिया, वो बात अपनी जगह, लेकिन जब आप कहते हैं कि आप लीड करें, पार्टी का एक चेयरमैन है जिसका नाम बैरिस्टर गौहर है, ठीक है, वो हैं। एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी हुई है, जहाँ पे असद कैसर साहब की रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। तो जब आप लीड करें का से मायने क्या है कि पार्टी की चेयरमैनशिप अब आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को के पास होनी चाहिए, उन्हें लीड करना चाहिए, ही शुड लीड पीटीआई इंस्टेड ऑफ इमरान खान एंड द रेस्ट? नहीं, देखिए इमरान, व्हाई आर वी कंफ्यूजिंग इट? इमरान खान इज नो मोर द चेयरमैन। इफ ही इज गिवन द चेयरमैन एट द मोमेंट टू बैरिस्टर गौहर, then why can't it be Shah Mahmood Qureshi? He's spent years with PTI. He spent 3 years, maybe 4 years in jail. सही। Why not? लेकिन चेयरमैन, ठीक है, ठीक है, लेकिन why not का फैसला तो इमरान खान करेंगे ना, जमात तो उनकी है, वही उसके लीडर हैं। तो अगर वो शाह महमूद कुरैशी साहब को चेयरमैनशिप ना देना चाहें तो कैसे ले सकते हैं शाह महमूद कुरैशी?
देखिए अब मगर हम ये देख रहे देखिए ना देना चाहें तो नहीं ले सकते, देखिए जबरदस्ती से तो कोई नहीं ले सकता, मगर हम सब ये देख रहे हैं कि एक इमरान खान भी देख रहे हैं कि देखें ये जो लोग थे ये फेल हो चुके हैं। व्हाई डोंट वी एग्री ऑन दैट? देखें ना, जबरदस्ती में आदमी कहे कि जी मैं जीत रहा हूं, जो कि जीत नहीं चुके हैं, इनकी फेलियर रही है। देखें जैसे सोहेल आफरीदी साहब की फेलियर रही है कंपेयर्ड टू अली अमीन गंडापुर, इज दैट उसमें कोई दो राय है किसी के पास? सोहेल आफरीदी साहब आए थे बड़े धनाते हुए, और आपने देखा कि अली अमीन, आज वही केपीके के लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर वाज मच बेटर एंड इज मच बेटर। लेकिन चॉइस तो फिर इमरान खान साहब की थी ना, चाहे वो सोहेल हाँ, आफरीदी मगर हो, अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर गौहर हो। उन्होंने ट्राई किया। अगर उन्होंने ट्राई करने के बाद, और मैं आपको बताऊं, जो सोहेल आफरीदी साहब की जो पहली मीटिंग होगी आप देख लेना, पहली मीटिंग में इमरान खान साहब उनसे कहेंगे कि बेटा अभी जो है आप भी जो है इस्तीफा दें। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि इमरान खान साहब इस चीज़ पर राजी होंगे या नहीं, उनसे भी तो पूछा जाएगा ना, या सिर्फ नेशनल डायलॉग कमेटी शाह महमूद कुरैशी को राजी कर रही है? नहीं देखिए, उनसे भी पूछा जाएगा, और जो है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उनसे पूछा जाएगा। हम जो चीजें देख रहे हैं कि देखें ये नजर आ रहा है कि जो आगे हो रहा है, पार्टी की बेहतरी की बात कर रहे हैं, मुफाहमत की। हम 100 लोगों से बात करते हैं, मैं कहूँगा 90 से 95 लोग कह रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए और हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें पार्टी के वर्कर्स रुल गए हैं, पार्टी के लोग रुल गए हैं, पार्टी टेक्निकली खत्म हो चुकी है, आपस में ना इत्तफाकियां बढ़ चुकी हैं। हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है 2-2, 3-3 पार्टियां टेक्निकली बन चुकी है। तो इन चीजों को समेटना तो बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब तो जो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर, इस पार्टी में जो नेशनल डायलॉग कमेटी मिस कर रही है वो है इमरान खान। अगर इमरान खान मफाहमत चाहते हैं तो मफाहमत करने के लिए सब तैयार होंगे, अगर वो मज़ाहमत कहेंगे तो सब मज़ाहमत कहेंगे। तो इसका मतलब आप इमरान खान को कह रहे हैं कि उनको बाईपास किया जाए, वो जेल में हैं, उनको माइनस, जिसे हमेशा से एक इस्तिलाह यूज़ होती है -1 की, वो करके, और अब इस पार्टी को आप लोग खड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो शाह महमूद के अंडर हो या जिसको भी आप समझते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जो देख रहा हूं इस वक्त, जो देख रहा हूं, बहुत सी बैकडोर डिप्लोमेसीज चल रही हैं एंड थिंग्स आर मूविंग ऑन अ बेटर वे, और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम। देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी करके अगर देखिए ना चीज़ें कामयाबी की तरफ जाती है, और जो है इमरान खान साहब जो है ये चीज़ों के ऊपर देखें वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता था कि जी 10 लाख के लोग आ रहे हैं और 5 लाख का जुलूस आ रहा है और रेवोल्यूशन आ रहा है, दैट्स नॉट, वो ऐसा कोई चीज़ है नहीं। यानी अब नजर आ रहा है ना? सर, जब आप कहते हैं ना बैकडोर डिप्लोमेसी, आप कहते हैं यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप लोग बात कर रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से भी बात कर रही है? देखिए हम तो बात कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं ओपनली कहता हूँ हम बात कर रहे हैं, और हम मुल्क के मफाद में और आवाम के मफाद में हम बात कर रहे हैं कि एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन हो इस मुल्क का। देखिए हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी बातें हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में चीज़ें काफ़ी बेहतरी तक गई थी, और मेरे ख्याल से पीटीआई के सब लोगों को मालूम है कि बैरिस्टर सैफ वाज एन इंस्ट्रूमेंटल, और उनकी मुलाकात भी हुई थी और बातें भी हुई थी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। फिर उसके बाद फिर रुक गई। देखिए दिस इज़ नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरे ख्याल से ये मेरी तीसरी या चौथी मुलाकात है। अरे वाह, तो ये फैसिलिटेट भी एस्टैब्लिशमेंट ही कराती है इस मुलाकात को। देखिए शाह साहब की फैमिली उनसे मिलती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। महमूद रशीद की फैमिली उनसे मिलती है, ठीक है। अस्पताल में तो इसलिए आप लोगों का कोट लखपत जाना बहुत आसानी था, कोई हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत हो या पावर्स दैट बी हो, किसी ने भी आपको रोका नहीं है, बल्कि एक तरह से परमिशन लेके जा रहे हैं ना। देखिए बिना परमिशन के तो कोई हम नहीं जा रहे। ठीक है। तो महमूद मौलवी साहब, देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि माजी में भी स्टैब्लिशमेंट से रवाबित हुए, अली अमीन गंडापुर साहब के भी थे, बैरिस्टर सैफ का आपने नाम लिया, वेरी इंस्ट्रूमेंटल। फवाद चौधरी ने कहा कि आपका फैसल वाडा का नाम लिया,
बैरिस्टर सैफ का नाम लिया कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इन तीनों लोगों से रब्ता करें क्योंकि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और वो ये मफाहमत के लिए या बातचीत के लिए, मैसेजिंग के लिए बिल्कुल आप इनसे बात करें तो ये ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। अब मेरा कहना ये है कि इस वक्त इमरान खान तक कौन मैसेज लेकर जा रहा है? क्या बैरिस्टर सैफ लेकर जा रहे हैं? आपकी मुलाकात हुई है, फवाद चौधरी की हुई है, कोई तो होगा ना जो उन तक भी बात कर रहा होगा। वन साइडेड तो नहीं हो सकता, यहाँ दो फरीक हैं जो एडवर्सरीज हैं। देखिए, मैं नाम डिस्क्लोज किसी का भी नहीं करूंगा कि भाई जो है, मगर मैं आपको बता दूं बहुत जल्द चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए, नाम डिस्क्लोज करने से या कोई स्टेटमेंट देने से बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और उसको लोग जो है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से आपकी मुलाकात नहीं हुई महमूद मौलवी साहब? क्योंकि उनके नहीं, हवाले डॉक्टर से यास्मीन तहरीक इंसाफ के जो बाहर के बैठे हुए लोग हैं उन्होंने बहुत गलत खबरें भी फैलाई और उसके बाद फिर वो भी आया कि शी इज़ फाइन, शी इज़ हेल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बताइए कि कुछ उनके बारे में। देखिए, उनकी तबीयत ऑब्वियसली देखें एज के साथ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर ये भी नहीं है जो अफवाहें फैलाई थी। देखें, शाह साहब यही कह रहे थे कि आप ये देखें कि कितने वो टॉर्चर में गए जब उनकी खबर फैलाई थी कि उनका, आप ओपन बात कर रहा हूँ, वो खुद कह रहे थे, कहने लगे हमारी फैमिली कितनी टॉर्चर में थी और वो एआई बनाया था कि उनका बेटा भी कह रहा था। ये कितनी बेहुदा लोग हैं। देखिए, इस किस्म की चीजें जो बनाते हैं, उनके बेटे का स्टेटमेंट बना दिया था। एवरीबडी वाज मतलब इन अ मेस, थिंग्स वर इन अ मेस। ओके, अच्छा, उनकी बहनों से आप लोगों की मुलाकात हुई है? क्योंकि बहनें फैमिली हैं, वो सियासत में बेशक ना हो लेकिन वो सफ़र कर रही हैं, उनकी मुलाकात होने नहीं दी जाती। उन पर यह है कि लास्ट टाइम के बाद से अब तक सिर्फ यही है कि सियासी बयान ना सामने आ जाए। तो उनको लूप में लिया हुआ है आप लोगों ने? देखिए, मैं जो है ये बिल्कुल कहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी बहनों से भी मुलाकात हो और हमारी जो है मीडिएटर के ज़रिए उनकी बहनों तक से बात भी हुई है। अच्छा, और पहले फवाद चौधरी साहब ये कहते थे कि हमारा पहला मकसद ये था कि कोट लखपत के असीरान को रिलीफ मिले, खुसूसन ख़वातीन हो उनको मिले, जो एजेड हैं उनको मिले, ताकि कम अज़ कम इमरान खान से जब हम मुलाकात करें तो हमारे पास, उन्होंने कोट अनकोट कहा था कि हमारे पल्ले कुछ होना चाहिए, वरना वो क्यों हमारी बात मानेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं तो ये भी कहूँगा कि पॉलिटिकल वर्कर्स जो गरीब लोग हैं, और अगर वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और वर्कर्स को भी जो है, हाँ देखें, जो मुजरिम है, जो जेन्युइन मुजरिम है, उनको तो देखें इसको सहना पड़ेगा। बाकी जो है मैं कहूँगा कि व्हाई नॉट। ओके, तो लास्टली बस एक चीज़ बताते जाइएगा। ये सवाल अक्सर उठता है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रियासत को देखें या एस्टैब्लिशमेंट को देखें उस और मौजूदा हुकूमत को देखें, सेम पेज पर हैं, अच्छी सपोर्ट है, अच्छा एक सिंक जिसे कहते हैं दोनों का है। व्हाई वुड दे इवन बॉदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर वापस उठे, शाह महमूद उसको लीड करें? व्हाई? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सारी हर जो है हुकूमत चाहती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर एक पेज पे है तो थिंग्स नॉट चेंज। एस्टेब्लिशमेंट हर वो चीज़ जो मुल्क के मफाद में हो उसके में इंटरेस्टेड होंगी। कि अब हाँ, पीटीआई एक पेज पे नहीं थी, पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते हुए उनका मुंह नहीं थकता था। एम आई रॉन्ग, या मैं कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो आप मुझे बता दें। दुरुस्त। तो अभी मुंह थक गया है क्या तारीफ करते करते? देखिए ना, अभी इस वक्त जो है, देखिए ये तो बदकिस्मती है या जो भी एक कहे हमारा कल्चर है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इख्तिदार में होती है वो एस्टेब्लिशमेंट को तारीफ करते हुए नहीं थकती, और जब इख्तिदार से उतरती है तो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो। इसमें कोई मेजर तो कोई दो राय नजर नहीं आते। सही, ठीक है महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया। आपके मुताबिक जल्द कुछ होने को है और सामने आने को है, और बातचीत बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। दैट्स ऑल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज फिर से पेट्रोल के हवाले से तो खबर थी ही, चीनी के हवाले से खबर आ रही है। क्या इसकी कीमतें बढ़ने को है? बात करेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सनाउल्लाह खान साहब इस्लामाबाद से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सनाउल्लाह साहब, आपके पास बड़ी ख़बरें होती हैं, लेकिन हुकूमत से मैंने इसलिए आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें के हवाले से नहीं पूछा कि फिर वो मुख्तलिफ तौजीहात भी पेश की जाती हैं, लेकिन एक आम बात है जो गुज़िश्ता रात जब मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक पे 13 रुपये 80 पैसे, एक पे 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया तो लोग कहते हैं कि अभी जब इन्होंने कमी की थी तो 1 रुपये 97 पैसे की थी, और अब जब बढ़ाते हैं तो एकदम से बढ़ाते हैं। क्या वाकई आलमी मंडी में जो कुछ हुआ है, ये जो रीसेंट कशीदगी है ईरान और अमेरिका के दरमियान, दैट मेरिट्स दिस अमाउंट ऑफ इंक्रीज? बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, लगता यह है कि सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान वो मुल्क है जो इन तमाम इस जंग से मुतासर हो रहा है। अगर आप हमारे पड़ोस के ममालिक को देखें, सो एंड सो आप अफ़गानिस्तान को देख लें, वहाँ भी इम्पेक्ट नहीं आया। बमुश्किल से 5-10% इस पूरे, अगर आप 28 फरवरी के बाद अभी तक देखें तो इतनी कीमतें इंक्राइज हुई हैं। हमारे साथ इंडिया मौजूद है। पाकिस्तान तो कम से कम ये है कि पाकिस्तान में कुछ तेल पैदा भी होता है, कोई 19 से 20% अपनी पैदावार भी है। इंडिया में तो है ही नहीं। वहाँ पे आप अंदाज़ा करें 2 से 3 रुपये या 4 रुपये इंक्रीज़ हुआ है पिछले 4 महीने में, और 4 साल के अंदर ये इजाफा हुआ है। हमारे तो 4 साल पहले अगर कीमतें आप देखें 150 रुपये पर लीटर था, जो आज 312 रुपये पर लीटर है। तो इससे अंदाज़ा कर लें, हमने बुनियादी तौर पर अपना, हुकूमत ने जो आमदन का ज़रिया है ना, वो ये आसान बड़ी टैक्सेशन है, अच्छा। इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और ये सब पे लागू होती है, चाहे गरीब है अमीर है। आपने इसको सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। और अब तो मज़े की बात यह है, चंद दिन पहले इन्होंने एक पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन एक फ़ंड कायम किया है, और जिस दिन ये फ़ंड कायम किया, मैंने उस दिन भी बोला था कि अब लोग भूल जाएं कि 300 रुपये पर लीटर से कीमत कम होगी, और ये फ्रॉड है टोटल। मैं आपको साबित कर सकता हूँ इससे। आपको मैं बताऊं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत पर पहली दफ़ा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई गई जी, तो वो 6 रुपये लीटर डीज़ल पे थी और 8 रुपये लीटर पेट्रोल पे थी। सही। और उसकी वजह ये बताई गई थी कि हमने ये जो पैसा इकट्ठा होना है, ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब कोई बहरान आएगा, कोई हमारी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाएंगी। लेकिन मज़े की बात है, वो सारी की सारी रकम हुकूमत अपने अल्ले तल्ले और बजट डेफिसिट पूरा करने में खर्च कर दी, वो आज तक नहीं हुई। इंडिया में भी यही एक फ़ंड कायम हुआ है। इंडिया ने इस सारे बहरान के दौरान वही पेट्रोलियम प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड को इस्तेमाल किया। अब वो तो जनाब पूरा सिलसिला ख़त्म हो गया। इसके साथ इन्होंने एक GIDC गैस के ऊपर भी सरचार्ज लिया था। जी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। यस। और उसका मकसद ये बताया गया था कि जनाब ये जो है रकम जो जमा होगी, इस रकम से हम डोमेस्टिकली या इंटरनेशनल जो हमारी गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट हैं वो मुकम्मल करेंगे। मज़े की बात, उसमें 1100 अरब रुपए जमा हुए, 750 अरब रुपए आज भी कोर्ट में फंसे हुए हैं, 350-400 अरब रुपए हुकूमत ने अपने बजट डेफिसिट में खा गए, कोई काम नहीं हुआ। तो ये टोटल इस पाकिस्तानी कौम के साथ फ्रॉड किया जाता है। दूसरी तरफ आप ऑयल कंपनियां देखें, ये मेरे पास डेटा पड़ा है, अच्छा, आप हैरान हो जाएंगी। ऑयल कंपनियों का इस साल का जो प्रॉफिट है, वो बाज़ कंपनियों का प्रॉफिट इतना बढ़ चुका है कि मैं आपको बताऊं कि ये PSO का 150% प्रॉफिट इजाफा हुआ है। 15 अरब से बढ़ के 38 अरब रुपए प्रॉफिट हो गया है। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान रिफाइनरी PRL का देखें तो 2.5 अरब से बढ़ के 10 अरब रुपए प्रॉफिट हो गया है। अच्छा, अटक पेट्रोलियम का देखें तो 7-7.5 यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, हाँ, इसी तरह वो मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन आवाम की मतलब ये है कि नादिया कि आप देखें, आप पाकिस्तानी कौम के साथ झूठ क्यों बोलते हैं? आप साफ साफ बताएं कि हमने इतना जो अपने एक्सपेंडिचर हैं इतने बढ़ा लिए हैं कि उसको पूरा करने के लिए कोई परवाह नहीं है। एक जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं ना, उनको ये परवाह होती है कि लोगों के ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं कि आया कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप पिछले 3-4 महीने की अगर टोटल इनकी समरी देखें, आपने गैस के और बिजली के सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगा दिए, तमाम पे क्रास्ती बोर्ड। आपने जनाब इस बजट में टोकन टैक्स तो गाड़ियों का होता है डबल कर दिए, आपने टोल टैक्स बढ़ा दिए। आपने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर पाकिस्तान का जो गरीब तबका है, सूरत हाल ये हो चुकी है। आप दिल्ली देख लें, इस मुल्क में डेली किसी न किसी शहर में कोई
नौजवान मियाँ बीवी बच्चे खुदकुशियां कर रहे सही। हैं सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से, लेकिन गैस लेकिन की बिलों की लेकिन वजह देखिए से, अब तो महंगाई की वजह से, सनाउल्लाह खान साहब भूख की अभी वजह से। अभी तो तौजी जो पेश करते हैं, जो आपने कहा ना कि जब पहली मर्तबा पीडीएल का नफाज हुआ था तो उस वक्त 6 रुपए के करीब था फी लीटर। अब तो आईएमएफ ने इनको 80 रुपए डीजल पर और 80 रुपए पेट्रोल की कैपिंग दी हुई है, यानी क्यूमुलेटिव 160 रुपए दी हुई है। वो ले सकते हैं, तो अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता ना। वो कह देते हैं आईएमएफ से हमारा तय है ये। नहीं, ये सिर्फ देखें, वो तो 28 फरवरी को भी 80 रुपए था डीजल पे, फिर पेट्रोल पे। लेकिन आप मुझे बताएं, पाकिस्तान आपको पता है इंपोर्ट कहाँ से करता है? जी, मिडिल ईस्ट की मार्केट से, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है सऊदी अरब से, अरामको से। अरामको के आप अभी प्राइस निकालने लाइव आ रही हैं, $70 से नीचे हैं। $11 उन्होंने एकदम कम किया, आप चेक कर लें इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसपे आप आज वजीर साहब कह रहे हैं कि ये अगस्त की प्राइस के लिए आपकी जब कीमतें बढ़ती हैं तो आप उसी वक्त बढ़ा देते हैं, जब कीमतें कम होती हैं तो कहते हैं ये महीने के बाद की सप्लाई पे। इसका मतलब ये है, और आपको और हमें अंदाज़ा नहीं है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, ये जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑयल कंपनियों ने कहा है कि इनका हर हफ्ते फार्मूला चेंज होता है। 28 फरवरी तक जो तरीकाकार था, 15 दिन बाद प्राइसेस तय होती थी जी। उसके बाद वीकली हो गया। अब वीकली में कर क्या रहे हैं, एक आपको पता है एक फ्राइट मार्जिन होता है, एक इंश्योरेंस कास्ट होती है। अब इनकी मर्जी है, उसको आप $4 बैरल कर लें, आप $25 बैरल पे उसको कैलकुलेट कर लें, और कीमत आप 15 दिन की कर लें। कभी ये 15 दिन की कर रहे हैं वीकली की बुनियाद पर, और कभी वीकली की देख रहे हैं। मतलब जहाँ पे इनको बेनिफिट नजर आता है ना, अच्छा, उस हिसाब से प्राइसेस तय की जाती है। और ये जो ऑयल कंपनी है, इनको भी पूरा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और इनको पूरा जो है मार्जिन दिया जा रहा है कि इनको किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो, कोई नुकसान ना हो। जो इनके स्टॉक्स पड़े होते हैं पुराने, अब अगर इनके स्टॉक्स पिछले 15-10 हफ्ते के पड़े हुए थे तो ठीक, तो उनको तो 13 रुपए 14 रुपए पर लीटर प्रॉफिट हो गया ना। हाँ, लेकिन वो कहते हैं, जब हमने OMCs ये कहती हैं कि जब हमने महंगा उठाया था और आपने पेट्रोल की प्राइस और डीजल की कम की तो उन्हें नुकसान हुआ। बहरहाल, लेकिन ये एक वही, जैसे आपने कहा ना, एक गोरख धंधा है कि जो बिल्कुल इसी तरह राउंड एंड राउंड घूम रहा है। अल्टीमेटली कॉस्ट बेयर कर रही है पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। आप इन जुदा हुक्मरानों के आप 2022 के बयानात देख लें उठाकर, सही, जब 2-3 रुपए भी रेट बढ़ता था तो इनके क्या बयानात होते थे। बिल्कुल, और वो लोग उठा के इनके मुंह पे मार रहे हैं आजकल वो बयानात। सनाउल्लाह खान साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है सनाउल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफ़ी। सनाउल्लाह साहब, जैसे आपने कहा ना, पेट्रोल और डीजल ये एक लोगों के लिए जिटर्स है ही, लेकिन पाकिस्तान के अवाम एक इसमें घूमते रहते हैं बेचारे, एक चीनी और आटे के दरमियान इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और हर साल में कहीं ना कहीं ये मसला ज़रूर आता है। अब आज जो एक इजलास हुआ जिसकी सदारत जो है वो इसाक डार साहब ने की है, और उन्होंने कहा है कि चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखा जाए, यानी बढ़ने नहीं पाए। और साथ ही इसको हम मिला लेते हैं उस खबर से कि जिसमें जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है, उन्होंने 13 लाख मेट्रिक टन चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए इजाज़त मांगी है, क्योंकि हमारे पास बहुत चीनी है। अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या होने वाला है चीनी के साथ? देखें, जो माजी का अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें ना शुगर इंडस्ट्री के हवाले से, एक तो नादिया ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो सियासत है ना, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी सियासत के अगर 2 टांगें हैं ना, तो एक टांग शुगर इंडस्ट्री पे खड़ी है। क्योंकि आपकी अगर 80-85 शुगर मिलें हैं ना, तो 90% वो पॉलिटिशियंस की हैं, सियासतदानों की हैं, हुक्मरानों की हैं, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबको पता है। और वो पॉलिसी मेकिंग पर जितना असरअंदाज होते हैं ये भी सबको पता है। सही। आपको पता है इंडस्ट्री का वजीर कौन है इस वक्त? राना तनवीर साहब। कौन है? राना तनवीर हारून अख्तर साहब है। अच्छा, आप शुगर उसकी, मैं समझी आप फूड सिक्योरिटी का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ओके। फूड सिक्योरिटी राना साहब हैं, हारून अख्तर साहब इंडस्ट्री के वजीर हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी भी शुगर मिले हैं, हारून अख्तर साहब की भी शुगर मिले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिसी मेकर जो होते हैं, जिन्होंने डिसीजन करना है, वो खुद उनके मफादात होते हैं, मीटिंग्स वो चेयर करते हैं, तो फिर आप बताएं फैसले किस तरह होंगे? तो ये बड़ी छोटी सी बात है, इसमें समझने की बात है। जब
آپ فیصلہ سازی میں آ جاتے ہیں تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک ہوتی ہے، ڈیموکریسی میں بھی ہوتی ہے، قانون میں بھی ہوتی ہے، تو آپ کو الگ ہو جانا چاہیے ان فیصلوں سے. لیکن ہے بے شرمی بھی ہے، بدقسمتی بھی ہے کہ فیصلے بھی خود کرتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں ماضی میں جو دیکھا ہے یہ ایکسپورٹ کی اجازت بھی دی جائے گی اور سب کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نئی شوگر ملیں لگانے پہ پابندی لگنی چاہیے. اس شوگر انڈسٹری نے اور گنے کی کاشت نے پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے کاٹن کی اس کو تباہ کر دیا. جہاں ہماری 14 ملین بیلز ہوتی تھیں، 14 ملین بیل سے ہم آپ کو پتہ ہے کہاں گئے ہیں؟ 5 ملین بیلز پہ آدھے سے بھی کم پر آ گئے ہیں. اور پاکستان جو جی وجہ یہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کاٹن گروئنگ جتنے بھی ایریاز تھے وہاں پر شوگر ملیں لگا لی ہیں اور طاقتور لوگوں نے لگائی ہیں کیونکہ پروفیٹیبل بزنس ہے، پروفٹ ہوتا ہے، ٹیکس بھی اس میں چوری ہوتا تھا. لیکن اب جب اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ چینی کی قیمتیں مستحکم رکھی جائیں گی، اگر یہ ایکسپورٹ کر بھی دی جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا جو پچھلی بار ہوا تھا؟ چینی کی قیمتیں کم از کم پاکستان کے ہوگا. بالکل جھوٹ ہے، بالکل یہ ماضی کے جتنے بھی تجربات ہیں اس کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کہ چینی کی جو قیمت ہے اس پہ فرق نہیں پڑے گا. بالکل فرق پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 لاکھ ٹن اس کا تو ایک حساب کتاب ہے، اس سے بلینز آف روپیز کا فرق پڑتا ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست میں پیسہ اگر 100 روپیہ انوالو ہے تو 50 روپیہ شوگر انڈسٹری کا ہے. اور پھر آٹے کی جو یہ قیمتیں ہیں، آپ نے یہ چند دن سے آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ قلت کی بھی بڑی خبریں آئیں، پھر اس کے بعد کراچی میں بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہم نے دیکھا. اسی طرح پنجاب میں آج ایک پکڑا بھی گیا ہے جو گندم کو لے کر کے کہیں جا رہا تھا. آپ نے بھی وہ پڑھا ہوگا کہ ایک ٹرالر باقاعدہ پتہ نہیں کتنے میٹرک ٹن کا پکڑا گیا ہے. گندم کے حوالے سے اس وقت کیا خبریں ہیں؟ یہ شارٹیج آرٹیفیشل کی گئی، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں جو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں نا پاکستان میں ہوتا یہ تھا، پچھلے اگر آپ 20-25 سال دیکھ لیں، زیادہ دیکھ لیں اس سے، بلکہ 70 سے دیکھ لیں جب ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس وقت سے تھا کہ حکومت کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی، گندم کی ایک سپورٹ پرائس طے کی جاتی تھی. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں کسانوں سے گندم خریدتی تھی باردانہ دے کر، اور وہ پورا بینکوں کے ذریعے یہ سسٹم چلتا تھا. آپ کو پتہ ہے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت پچھلے سال سے حکومت نے یہ جو پروسیس ہے ختم کر دیا ہے. بالکل. نہ حکومت اب سپورٹ پرائس طے کرتی ہے، نہ اب وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں گندم سرکاری شعبے میں خریدتی ہیں. تو یہ پورے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. اس کا امپیکٹ تو آنا تھا. اتنی پرانی اسٹریٹجی آپ چینج کرنے جا رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کی پروڈکشن بھی متاثر ہوگی، آپ کے جو ذخیرہ اندوز ہیں، کیونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر نے یہ ساری سیل پرچیز کرنی ہے. اور پاکستان میں تو جو ذخیرہ اندوزی ہے یا اس قسم کا کارٹلائزیشن ہے اس کا توڑ اتنا ہے نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ پوری طرح کرپٹ ہے. اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گئے آپ کو، اور آئیں گے اگلے 2-3 سال یہ لگیں گے اگر یہ اسٹریٹجی آپ کی جاری رہے گی. اور پاسکو حکومت بند کرنے جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پاسکو وہ ادارہ ہے جو گندم خرید کے پاسکو کے جو ذخائر ہیں اس پہ سٹور کی جاتی تھی، اور پاسکو بھی خریدتا تھا. صحیح. اور یہ کوئی 2-4 لاکھ ٹن نہیں، ملینز میں یہ خریدی جاتی. بالکل. اب یہ پرنسپلی IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے کہ حکومت جو گندم کی خریداری کا بزنس ہے اس سے باہر نکل جائے گی. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ حکومت کو ان بزنس میں ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہاں چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ حکومت کو ان قسم کے جو کام ہیں، چاہے شوگر کا ہے، اب شوگر کو بھی ڈی ریگولیٹ ہو جانا چاہیے. پیٹرولیم پرائسز کا بھی یہی ایشو ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے. صحیح. ڈی ریگولیشن ایک اوپن کمپٹیشن ہونا چاہیے. دنیا میں امریکہ میں آپ چلے جائیں، ہر پیٹرول پمپ کی علیحدہ پرائس ہے پیٹرول ڈیزل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی دنیا میں بھی یہی صورت ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ حکومت کی اجارہ داری ہے، حکومت پرائس فکسیشن کرتی ہے جن شعبوں میں بھی، وہاں پہ کرپشن بھی ہوتی ہے، وہاں پہ مناپلیز بھی پیدا ہوتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں بھی آتی ہیں، کارٹلائزیشن بھی بنتی ہے. صحیح. پالیسی لیول پر بھی یہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر مارکیٹ نے فیصلہ کرنا ہے ڈیمانڈ سپلائی کی بنیاد پر یا مارکیٹ فورسز طے کرنی ہے اور آپ نے ایک کمپٹیشن پیدا کرنا ہے تو اس سے کنزیومر کو فائدہ ہونا ہے، پاکستانی عوام کو فائدہ ہونا ہے. ہاں ٹیکسیشن کے معیار ضرور ہیں جو حکومت ہارڈ قسم کے ٹیکسیشن معیار کر رہی ہے، اس سے آپ کی اکانومی بھی سفر کر رہی ہے، آپ کی ایگریکلچر بھی سفر کر رہی ہے، آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے. تو وہاں پہ حکومت کو ضرورت ہے کہ ایک اوپن فیئر کمپٹیشن کرے اور اس قسم کا ایک ٹیکس سسٹم ہونا چاہیے جو
इंसाफ की बुनियाद पर मबनी बिल्कुल। हो, ट्रांसपेरेंट हो और जिससे इन्वेस्टर इस मुल्क से ना भागे कम से कम, और आपकी ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट पैदा हो, ताकि बिल्कुल इस मुल्क सही। में जो गुर्बत और बेरोजगारी हो रही है उसमें कमी आ काबू सके। पाया जा सके। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त होता है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।